अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर की फिजिक्स के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जफ़र। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 का टॉपिक 12.6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमने एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करनी है और उस सरफेस के अंदर एक चार्ज कंसीडर करना है और उस चार्ज की वजह से वहाँ पे सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने कैलकुलेट करना है। इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और उस सरफेस का रेडियस जो है वो r है और उसके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और वो चार्ज उसके सेंटर पे है। अब क्या है कि इस सरफेस का रेडियस r है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। और फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट जो है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है वो वेक्टर एरिया है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंडीशन है कि जो एरिया हमने इसमें कंसीडर करना है वो फ्लैट होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये जो स्फीयर है ये कर्व्ड है, ये फ्लैट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और वो पैचेस जो हैं उनका जो एरिया है वो सेम होना चाहिए। अब क्या है कि इसको कंसीडर करने के लिए हम एक थोड़ी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये फुटबॉल की। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर फुटबॉल देखा होगा और फुटबॉल में क्या होता है कि उसमें दो तरह के कलर यूज़ होते हैं और एक सम टाइम जो है वो ब्लैक और वाइट या रेड एंड वाइट इस्तेमाल होता है। और अगर आप कभी गौर करें उस पर तो हर कलर की अपनी एक शेप होती है। तो इसमें दो तरह की शेप आमतौर पे फुटबॉल में होती हैं, एक हेक्सागोनल होती है मतलब उसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं, या पेंटागोनल होती है उसमें 5 कॉर्नर होते हैं। तो अगर हम हर एक ये वाइट कलर जो है इसको हम एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लें, एक छोटा पैच कंसीडर कर लें और इसी तरह ब्लैक को हम एक पैच कंसीडर करें और उस फुटबॉल के सेंटर में अगर हम लाइटेड बल्ब लगाएं तो उस लाइटेड बल्ब से जो लाइट है वो बाहर की तरफ आएगी, वो हर पैच में से बाहर की तरफ निकलेगी वो लाइट। तो हर एलिमेंट में वो परपेंडिकुलरली वो बाहर की तरफ आएगी। तो इसी तरह ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की है इसमें हम छोटे छोटे इक्वल एरिया के पैच कंसीडर कर लेते हैं और हर पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो ई है और हर पैच का एलिमेंटल एरिया जो है वो डेल्टा ए है। और हम स्टार्ट में एक पैच के एरिया को डेल्टा A1 कह देते हैं और उस A1 में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो E1 है और A2 में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो E2 है और इसी तरह AN में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है हम उसे कहते हैं कि वो EN है। अब क्या है कि टोटल फ्लक्स हम इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन को भी देखते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ ईच एरिया एलिमेंट इज अलोंग परपेंडिकुलर टू इन आउटवर्ड डायरेक्शन, कि जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हम इसमें कंसीडर करें। अब स्टूडेंट्स, इसमें टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर होगी E1 डॉट डेल्टा A1 के।
कि E1 जो है वो एक फर्स्ट पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो E1 होगा, और उसमें उसका जो एरिया होगा वो डेल्टा A1 होगा। और इसी तरह E2 जो है वो सेकंड पैच में जिसका एरिया डेल्टा A2 है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पास होगा। और थर्ड पैच डेल्टा E3 होगा, और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो E3 होगा, एंड सो ऑन। ये सिलसिला nth पैच तक चलता जाएगा। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्योंकि जो बी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बी सरफेस में से पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज से आ रहा है, तो इस वजह से हम जो है वो E1, E2 या E3 या En सबको जो है वो हम एक ही कंसीडर करेंगे। और इसलिए हम क्या कहेंगे कि E1 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E3 की मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन, एंड इक्वल टू En की मैग्नीट्यूड, और वो बराबर होगा E की मैग्नीट्यूड के। तो E हमें पता है कि बराबर होता है 1/4 Q ओवर R स्क्वायर के। तो हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो E विल बी इक्वल टू E, phi will be equal to E delta A1 plus E delta A2 plus so on plus E delta AN। अब इसमें से E कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस ये सारे जो एरिया वेक्टर्स थे उनकी मैग्नीट्यूड्स को हमने जमा कर लिया, और हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाए। अब फाई विल बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई टोटल सरफेस एरिया, वो जो स्फेरिकल सरफेस थी उसके बराबर होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है वो 4πr स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू 6 में पुट कर, अब फाई जो है वो हमारे पास होगा 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एरिया का फार्मूला ए इक्वल टू 4πr स्क्वायर। इसमें ये एरिया ऑफ द स्फीयर है, और ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये हमारे पास एरिया है। अब हम इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4π के साथ 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, पाई विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें Q जो है वो चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से हम फाइनल कंक्लूजन कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स फॉर ए चार्ज इन ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री, कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने चार्ज रखा हुआ है उसकी शेप पे फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करती। वो शेप क्यूब की फॉर्म में भी हो सकती है या इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसके लिए इस शेप के लिए फ्लक्स और इस शेप के लिए फ्लक्स जो है वो सेम हो, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो दूसरा कंक्लूजन हम इसमें कर सकते हैं वो क्या है कि जो फ्लक्स जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, चार्ज पे और मीडियम पे। ठीक है, अब मीडियम क्या हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, और सॉलिड में ग्लास या मिल्का शीट हो सकती है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में ऑयल या डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, और या फिर वो गैस हो सकती है। अब गैस में यहाँ पे मैंने एयर लिखा है, तो ये कोई और गैस भी हो सकती है जो उसके फ्लक्स को डिस्टर्ब करे। एयर का जो है वो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो तकरीबन वैक्यूम के बराबर है, 1.006 है, तो तकरीबन हम इसको 1 ही कंसीडर करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे कोई और गैस भी कह सकते हैं जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके फ्लक्स को डिस्टर्ब करे, तो वो हम वहाँ पे एज ए गैस जो है वो मीडियम जो है वो एज ए गैस यूज़ कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने ज़रूरी हैं कि हमारे पास लेट से ये 3 डिफरेंट टाइप्स की सरफेसेस हैं। एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, ये स्फीयर की तरह की है। एक सरफेस जो है वो क्यूबिकल है और एक इर्रेगुलर शेप में है। अब इसमें जो चार्ज 1 है Q1 वो इस क्यूबिकल शेप के अंदर मौजूद है और Q2 जो है वो इस इरेगुलर शेप के अंदर मौजूद है और Q5 और Q6 ये दो चार्जेस स्फेरिकल शेप के अंदर मौजूद हैं। और जो Q3 है ये एक ऐसा चार्ज है जो किसी भी शेप के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हमने फ्लक्स देखनी है कि इनमें तीनों सरफेसेस में फ्लक्स क्या हो। तो सबसे पहले देखें कि Q3 जो है ये एक ऐसा चार्ज है जो किसी भी सरफेस पे फ्लक्स वाला इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो Q3 विल नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज रीजन क्या है, इट इज आउटसाइड द शेप, कि ये सरफेस के बाहर है। इसका मतलब है फ्लक्स वहीं पे कैलकुलेट होगी जहां पे किसी शेप के अंदर चार्ज मौजूद होगा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो सफ़ियर है इसमें दो चार्जेस मौजूद हैं, एक चार्ज Q5 है और दूसरा चार्ज Q6 है। तो इसमें फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q5 प्लस Q6 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q5 प्लस Q6 ओवर एप्सिलॉन नॉट के ये बराबर होगा। और जो इरेगुलर शेप है इसमें फ्लक्स जो है वो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी और जो क्यूबिकल है इसमें Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो इसमें अगर कोई और शेप है और तो उस शेप के अंदर जो चार्ज होगा हम वो चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्लक्स जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।